तो आज हम आपको संघ लोक सेवा आयोग के इतिहास के विषय में पढ़ाएंगे कि जो हमारे यहाँ सिविल सर्वेंट्स की भर्ती की शुरुआत हुई, जिसे आज आप लोग जो है वर्तमान में सिविल सर्विसेज सेवा कहते हैं। इसकी शुरुआत किस प्रकार हुई और इसका ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है। तो इसके ऐतिहासिक परिदृश्य में जब हम जाते हैं, देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिविल सेवकों का नामांकन कंपनी के निर्देशकों द्वारा किया जाता था। जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते थे वही जो है सिविल सेवकों का नामांकन कंपनी के लिए करते थे और इसके पश्चात उन्हें लंदन में हेरीवरी कॉलेज में प्रशिक्षित कर भारत भेजा जाता था। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सिविल सेवकों की भर्ती होती थी, उनका प्रशिक्षण कहाँ पे होता था? लंदन में होता था और हेलवरी कॉलेज में होता था। भारत में योग्यता आधारित आधुनिक सिविल सेवा की अवधारणा 1854 में ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति की लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के उपरांत साकार हुई। ठीक है, रिपोर्ट में यह संस्तुति की गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की संरक्षण आधारित प्रणाली के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा प्रवेश के साथ योग्यता आधारित सिविल सेवा प्रणाली लागू की जानी चाहिए। कितना अच्छा विचार था कि जिसमें जो है कहा गया कि इसमें जो है योग्यता को बल दिया गया, योग्यता के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत करने की बात कही गई कि ना कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संरक्षण आधारित प्रणाली थी। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी विचार थी, जिसमें बहुत ही अच्छा विचार था ये, जिसके द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती का प्रावधान किया गया। इसी उद्देश्य से 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1854 में लंदन में सिविल सेवा की स्थापना आयोग की स्थापना की गई तथा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं 1855 में शुरू की गईं। प्रारंभ में भारतीय सिविल सेवा के लिए परीक्षाओं का आयोजन सिर्फ लंदन में किया जाता था, जिसके लिए अधिकतम आयु 23 वर्ष तथा न्यूनतम आयु कितनी थी? 18 वर्ष थी। पाठ्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार किया जाता था कि उसमें सर्वाधिक अंक यूरोपियन क्लास के थे, जिससे भारतीय उम्मीदवारों के लिए परीक्षाएं कठिन हो गई थी। क्यों कठिन हो गई थी? क्योंकि जो सर्वाधिक अंक निर्धारित थे वो यूरोपियन क्लास के थे। यानी कि जो भारतीय संबंधी विषय वस्तु थे उसमें कम महत्व दिया जाता था और चूंकि शिक्षा व्यवस्था भी उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाई थी कि हम यूरोपियन क्लास को हमारे जो भारत के प्रतिभावान युवक थे वो समझ पाते, इसलिए ये परीक्षा जो है भारतीयों के लिए काफ़ी कठिन थी। तथा श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1854 में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। 3 वर्ष पश्चात 4 अन्य भारतीयों ने भी सफलता हासिल की। अगले 50 वर्षों तक भारतीयों ने भारत में भी साथ साथ परीक्षाएं आयोजित करने हेतु निवेदन किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि ज़्यादा भारतीय इन परीक्षाओं में सफलता हासिल करें तथा भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश करें, क्योंकि जो मानसिकता थी वो उपनिवेशवादी थी और वो भारतीयों को जो है सिविल सेवा परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार नहीं बनाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि ज़्यादातर लोग यूरोप के लोग, इंग्लैंड के लोग ही इन परीक्षाओं में वर्चस्व प्राप्त करें, क्योंकि वहाँ पर इनको यहाँ पर भारत में उनको अपने उपनिवेशवादी शासन को मजबूत करना था। इसलिए परीक्षाएं इंग्लैंड में ही अभी हो रही थी, लेकिन भारतीय इसके लिए लगे थे कि ये परीक्षाएं भारत में भी आयोजित की जाए। केवल प्रथम विश्व युद्ध तथा मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड सुधारों के पश्चात ही इस पर सहमति बन सकी। 1922 से भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में भी होने लगा। सबसे पहले इलाहाबाद में तथा बाद में फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ दिल्ली में भी इन परीक्षाओं का आयोजन प्रारंभ हुआ। इलाहाबाद में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से शुरू में उम्मीदवार काफ़ी जो है इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते थे और इन परीक्षाओं का आयोजन जो है इलाहाबाद में होता था
और साथ में जो फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना दिल्ली में की गई थी, इन परीक्षाओं का आयोजन वहाँ पर भी प्रारंभ हुआ। लंदन में हो रही परीक्षा का आयोजन सिविल सेवा आयोग ही कर रहा था, और जो लंदन में वो परीक्षा हो रही थी उसका आयोजन सिविल सेवा आयोग ही कर रहा था। इस तरह स्वतंत्रता पूर्व भारतीय शाही पुलिस के उच्च पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती थी। जो उच्च पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति होती थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती थी। सेवा के लिए प्रथम खुली प्रतियोगिता का आयोजन जून 1893 में इंग्लैंड में हुआ तथा 10 श्रेष्ठतम उम्मीदवारों को परिवीक्षाधीन सहायक पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। शाही पुलिस में भारतीयों का प्रवेश 1920 के बाद ही प्रारंभ हुआ तथा बाद के वर्षों में सेवा हेतु परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड तथा भारत दोनों ही जगह होने लगा। इंग्लिस्टन आयोग तथा ली आयोग की घोषणा तथा निर्धारित तथा सिफारिशों के बावजूद पुलिस सेवा के भारतीयकरण की गति बहुत धीमी थी। 1931 तक पुलिस अधीक्षकों के कुल पदों की 20% पर ही भारतीय नियुक्त थे तथा सुयोग्य यूरोपियन उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण 1939 के बाद से और अधिक भारतीयों को भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया। वन सेवा के संबंध में भारतीय ब्रिटिश सरकार ने 1864 में एक अधिनियम पारित किया, शाही वन विभाग की शुरुआत की तथा शाही वन विभाग के मामलों के सुनियोजन हेतु 1867 में शाही वन सेवा का गठन किया गया। 1867 में जो है पहली बार शाही वन सेवा का गठन किया गया। 1867 से 1885 तक शाही वन सेवा के लिए नियुक्त अधिकारियों को फ्रांस तथा जर्मनी में प्रशिक्षित किया गया। 1905 तक उन्हें लंदन के कूपर्स हिल में प्रशिक्षित किया गया। 1920 में यह निश्चय किया गया कि शाही वन सेवा के लिए आगामी भर्ती इंग्लैंड तथा भारत में सीधी भर्ती तथा भारत में प्रांतीय सेवा से पदोन्नति द्वारा की जाएगी। स्वतंत्रता के पश्चात अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो जो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई, जिसको हम वर्तमान में IFS कहते हैं। और इन परीक्षाओं का आयोजन भी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। इसके लिए विशेष प्रकार की योग्यता होती है। सिंपल ग्रेजुएट इसमें नहीं चलता है, इसमें साइंस ग्रेजुएट, BSc के उम्मीदवार और इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वालों को मौका दिया जाता है। सिंपल ग्रेजुएट नहीं, इसमें विशेष प्रकार की योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं। और ये भी अखिल भारतीय सेवा है जिन्हें हम IFS के नाम से जानते हैं। केंद्रीय सिविल सेवाओं के संबंध में ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं को कार्य की प्रकृति, वेतनमान तथा नियुक्त प्राधिकारी के आधार पर अनुबंधित तथा अप्रतिश्रुति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 1887 में एटकिंसन आयोग ने नए पैटर्न पर सेवाओं के पुनर्गठन की सिफारिश की तथा सेवाओं को शाही, प्रांतीय तथा अधीनस्थ 3 वर्गों में बांटा। शाही सेवाओं के भारतीय तथा नियंत्रण प्राधिकारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। प्रारंभ में इन सेवाओं हेतु ज़्यादातर ब्रिटिश उम्मीदवार ही भर्ती किए जाते थे। प्रांतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति तथा नियंत्रण प्राधिकारी संबंधित प्रांतीय सरकार थी, जिसने भारत सरकार के अनुमोदन से इन सेवाओं के लिए नियम बनाए। भारत के अधिनियम 1919 पारित होने के साथ ही भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अध्यक्षता में संचालित शाही सेवाएं 2 भागों, अखिल भारतीय सेवाएं तथा केंद्रीय सेवाओं में बढ़ गई। तो जो भारत सरकार का अधिनियम 1919 आया, इसके पारित होने के साथ ही भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अध्यक्षता में संचालित शाही सेवाएं 2 भागों में, एक जो अखिल भारतीय सेवाएं होती थी और एक केंद्रीय सेवाओं जो होती थी उसमें बढ़ गई। ठीक है, केंद्रीय सेवाओं के जो कर्मचारी होते हैं उनका नियंत्रण और नियमन जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, और जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं इसको जो है संवैधानिक जो संस्थाएं होती हैं उनके नियमानुसार किया जाता है, और ये पूरे भारत के लिए लागू होती हैं। जैसे हमारी IAS की नियुक्ति होती है तो IAS जो है एक अखिल भारतीय सेवा होती है, और इसमें कुछ अधिकारी तो जो केंद्र के प्रतिनियुक्ति पे होते हैं और इसमें कुछ लोगों को राज्यों का आवंटन होता है, वो अपने संबंधित राज्य में ही अपनी सेवाओं के दायित्व निभाते हैं।
लेकिन यदा कदा परिस्थितियों में उनको केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर भी भेजा जाता है। इसलिए इन सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाएं कहा जाता है। ये राज्यों की सेवा में भी रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें केंद्र भी अपने पास बुला सकती है। केंद्रीय सेवाओं का संबंध केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण वाले मामलों से था। केंद्रीय सचिवालय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं थीं। रेलवे सेवाएं, भारतीय डाक तथा तार सेवा तथा शाही सीमा शुल्क सेवा। इसमें से कुछ के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही नियुक्तियां करते थे, परंतु ज़्यादातर मामलों में इनके सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त तथा नियंत्रित किए गए। भारत में लोक सेवा आयोग का उद्गम भारतीय संवैधानिक सुधारों पर भारत सरकार के 5 मार्च 1919 की प्रथम विकेट में पाया जाता है, जिनमें एक ऐसे अस्थायी कार्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था जिसे सेवा मामलों के विनियमन का कार्यभार सौंपा जा सके। मुख्यतः सेवा मामलों के विनियमन से प्रभावित निकाय की इस संकल्पना को कुछ और अधिक व्यवहारिक रूप भारत सरकार अधिनियम 1919 में मिला। अधिनियम की धारा 96C में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की व्यवस्था है, जो भारत में लोक सेवाओं के लिए भर्ती तथा नियंत्रण संबंधी ऐसे प्रकार्यों को वहन करेगा जो उसे परिषद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा निर्दिष्ट नियमावली के अंतर्गत सौंपे जाएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के पारित होने के बाद स्थापित होने वाले निकायों के कार्यों तथा तंत्र को लेकर विभिन्न स्तरों पर लंबे समय तक पत्राचार होने के बावजूद निकाय की स्थापना को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ। बाद में ये विषय भारत में उच्च सिविल सेवाओं पर बने रॉयल आयोग, जिसे ली आयोग भी कहते हैं, को भेज दिया गया। ली आयोग इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार ये प्री परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ली आयोग ने 1924 में अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत विचार किए गए सांविधिक लोक सेवा आयोग की स्थापना बिना किसी देरी के की जाए। बहुत बढ़िया 1919 में ली आयोग ने अपना विचार दिया था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत विचार किए गए सांविधिक लोक सेवा आयोग की स्थापना बिना किसी देरी की जाए। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 96C के प्रावधानों तथा लोक सेवा आयोग की जल्द स्थापना को लेकर ली आयोग द्वारा 1924 में की गई जोरदार सिफारिशों के बाद भी भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की 1 अक्टूबर 1996 को की गई। इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य भी थे। यूनाइटेड किंगडम के गृह सिविल सेवा के एक सदस्य सर रास बारकर आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने। भारत सरकार अधिनियम 1919 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख नहीं था, परंतु इसके कार्य भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 96C की उपधारा 2 के अंतर्गत बनाई गई लोक सेवा आयोग प्रकार नियमावली 1926 द्वारा विनियमित थी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार अधिनियम 1935 में फेडरेशन के लिए लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक प्रांत अथवा प्रांतों के समूह के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग पर विचार किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1937 से प्रभावी होने के साथ ही लोक सेवा आयोग फेडरल लोक सेवा आयोग बन गया। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि किन प्रावधान के अनुसार लोक सेवा आयोग फेडरल लोक सेवा आयोग बन गया, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 1 अप्रैल 1937 से प्रभावित हो रहा है, इसलिए 1 अप्रैल 1937 से ही लोक सेवा आयोग फेडरल लोक सेवा आयोग बन गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के प्रारंभन के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर फेडरल लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग के रूप में जाना जाने लगा तथा फेडरल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य बन गए। ये रहा हमारा संघ लोक सेवा आयोग और सिविल सेवा का इतिहास। इस पे मुख्य परीक्षा में भी आपको लाभ मिलेगा और इसमें प्री से भी संबंधित काफ़ी तथ्य हैं। इसको आप अच्छी तरीके तैयार कर लीजिएगा और इसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।